हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है गोपाल बाबूर और मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो ओनली ऑन योर चैनल पढ़ाई कॉमर्स की। गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 4 वीडियो देखेंगे, जिसके अंदर ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय एंड्रे फॉयल, दैट इज पार्ट बी वीडियो। ऑलरेडी पार्ट 3 वीडियो के अंदर हम लोग ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको क्या करना है, हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करो या तो फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन क्लिक करके आप पार्ट 3 वीडियो देख सकते हो और अपने आप को अंडरस्टैंड करा सकते हो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स। ये क्लास 12 ओसीएम बिजनेस स्टडीज का एक वीडियो रहेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने नोन पीपल के साथ, एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंड click on the bell icon so that you get the notification whenever there is a new video uploaded on the channel Padhai Commerce की। तो let's begin with part 4 video, that is 14 principles of management given by Andre Foils का part B। उसके स्टार्ट करने से पहले हम लोग एंड्रे फॉयल्स के बारे में जान लेते हैं। एंड्रे फॉयल, जैसे कि मैंने पार्ट 3 वीडियो में भी बताया, यहाँ आउट करके दे रहा हूँ। एंड्रे फॉयल वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर जिन्होंने अपना जॉब एक माइनिंग इंजीनियर से स्टार्ट किया था, एंड ही वेंट ऑन टू बिकेम chief engineer in that company. During his work experience, he has written a famous book called as Journal and Industrial Administration। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जर्नल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात कही गई थी। उन्होंने वहां पे शेयर किया था कि 14 प्रिंसिपल्स क्या होते और कैसे होते। इसके लिए एंड्रे फॉयल्स को इट इज राइटली कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आप नोट डाउन करके रख सकते हो। एंड्रे फॉयल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, आप नोट डाउन करके। और जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, उनके लिए मैंने एक शॉर्टकट तैयार किया है और जिसका कोड है योर डैड CEO। आप नोट डाउन करके रख सकते हो। 14 प्रिंसिपल्स का शॉर्टकट है योर डैड इज ओ। ये हम लोग ने पार्ट 3 वीडियो में भी ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ रिवाइज आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट। फुल फॉर्म ऑफ योर डैड इज CEO को देखते हैं। योर डैड का योर यूज 1 stands for unity of command, U2 stands for unity of direction, R stands for remuneration, D stands for division of work, A stands for authority and responsibility, डैड का D, लास्ट D stands for discipline, is का I stands for initiate। फर्स्ट 7 पॉइंट्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये ऑलरेडी पार्ट 3 वीडियो में अपलोड हुआ है। आप यहां से देख सकते हो कि ये सारे पॉइंट्स हम लोग ने पार्ट 3 वीडियो में अपलोड किया है। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है या तो फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हो पार्ट 3 वीडियो, जिसके अंदर हम लोग ने ये सारे पॉइंट्स कवर अप किए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किए विद द प्रॉपर एग्जाम्पल, जो आपको एग्जाम में बेनिफिट कर सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट दैट इज S3 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट S stands for scalar chain, next S2 stands for stability of tenure, S3 stands for subordination of individual interest, CEO that C centralization, E1 यहाँ पे 2 E है, उसमें से E1 would stands for equity, E stands for aspect that cough that is teamwork, and O would stands for ऑर्डर। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, फर्स्ट पार्ट 3 वीडियो में अपलोड हो चुका है, एंड नेक्स्ट 7 पॉइंट्स, दिस पॉइंट्स आर कवर्ड इन दिस वीडियो। सो आपको पूरा वीडियो टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जब आप पार्ट 3 एंड पार्ट 4 वीडियो रेगुलरली चेक करोगे, रेगुलर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मेरा ये गारंटी आपको इजीली समझ जाएगा, एंड यू कैन अटेम्प्ट इट इन अ बेटर वे इन योर एग्जाम विद प्रॉपर एग्जांपल्स एंड ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट 8 या द प्रिंसिपल नंबर 8 क्या था। एंड्रे फॉयल का जो पॉइंट नंबर 8 है वो है स्केल। यहाँ पे स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, पहले वो जान लेते हैं। स्केलर चेन मीन्स द हायरार्कीज, लेवल और चेन ऑफ अथॉरिटी जनरली हर कंपनी में
एक लेवल होते हैं, एक चेन होता है, एक हायरार्कीज होता है ऑफ द अथॉरिटीज फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, आइदर फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल और फ्रॉम द लोअर लेवल। आपके कम्युनिकेशन कैसे फ्लो होना चाहिए, उसके लिए कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लेवल या चेन होता है। तोड़ के, स्किप करके आप अपने हायर अथॉरिटीज के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते हो। डोंट वरी, आगे मैंने एग्जांपल्स के अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि स्केलर चेन क्या होता है। Foyle was in the view that the scalar chain should be strictly followed in every organization, कि जो स्केलर चेन ऑर्गेनाइजेशन के पास है, उनके हायरार्कीज, लेवल्स या चेन, जो भी आप नाम देना चाहो, वो लोग ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए, अदरवाइज आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन गैप रह जाएगा। तो चलिए देख डायग्राम। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, देयर आर फ्यू पर्सन एट द वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन at a lower level of management, D, E, B, C, ये जो चार बंदे हैं, they are at the middle level of organization, middle level of management, and A is the super boss, मतलब F का बॉस D है, D का बॉस B and B का बॉस सेम साइड ऑन द सेम लाइन, G का बॉस E है, E का बॉस C है and C का बॉस A है अगेन। तो A is a common, अगर F को कुछ बातें A तक पहुंचानी है, सो ही कैनॉट डायरेक्टली जंप फ्रॉम F और डायरेक्टली A के पास जाके मिल नहीं सकता। द कम्युनिकेशन शुड फ्लो फ्रॉम F टू D, D टू B and B टू A। कम्युनिकेशन ऐसे ही फ्लो होना चाहिए। नाइदर द कम्युनिकेशन शुड फ्लो फ्रॉम F टू A, ऐसा अलाउड नहीं होगा, कम्युनिकेशन स्किप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एक कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, लॉयलिटी नहीं रहेगी, ट्रस्ट नहीं रहेगा, इंफॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड वैसे ही सिमिलर, अगर मिस्टर ए को, सुपर बॉस को कुछ इंफॉर्मेशन मिस्टर जी को देना है, देन द कम्युनिकेशन शुड फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम मिस्टर ए टू मिस्टर सी टू मिस्टर ई एंड मिस्टर ई टू मिस्टर जी। तो कम्युनिकेशन ऐसे ही फ्लो होना चाहिए, आइदर अपवर्ड कम्युनिकेशन या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। एवरी information, every level should be communicated, what is the matter regarding to the organization। but फॉयल का ये भी मानना था कि अगर आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, इमरजेंसी और अर्जेंट कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग ऑन प्रायोरिटी हैज टू बी डन, कैन बी यूज। गैंग प्लान क्या होता है, डायग्राम में चेक कर सकते हो, द डॉटेड लाइन, दैट इज अगर कोई इंफॉर्मेशन मिस्टर एफ को मिस्टर जी से चाहिए, सो ही कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट फ्रॉम मिस्टर जी। अगर कम्युनिकेशन अर्जेंट है, इमरजेंसी में कम्युनिकेशन करना है, देयर इज नो टाइम टू डिस्कस फ्रॉम एफ टू ए एंड ए टू जी, ऐसा टाइम नहीं है हम लोग के पास, नहीं करना है। बट रिमेंबर वन पॉइंट, ये जो गैंग प्लैंग है हैज टू बी यूज्ड एट द सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे एफ एंड जी आर एट अ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो ये लोग दोनों कम्युनिकेशन कर सकते हैं डायरेक्टली। डी एंड ई आर एट द सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो ई कैन कम्युनिकेट, बट एफ कैनॉट कम्युनिकेट विथ सी डायरेक्टली, ये अलाउड नहीं रहेगा, बिकॉज of management and whereas C is at a middle level of management. So F can communicate with G because they are at the same level of management, but whereas F cannot communicate, cannot gangplank from F to C, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। अगर उसको C के साथ कम्युनिकेशन करना है, the order should flow from A, B, A, upward communication जाएगा, and then A should communicate with Mr. C. तो स्केलर चेन follow the levels to follow the hierarchies for the purpose of communication from top level to lower level or vice versa, and which every company should follow it very strictly। ये एनए फॉयल्स का मानना था। तो आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हो। अगर आपको नहीं समझा तो आप रिवाइंड करके फिर से एक बार इस वीडियो को स्केलर देख सकते हो। चलिए मूव ऑन करते हैं टू द पॉइंट नंबर 9, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। जनरली जब भी कंपनी में एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जॉब सिक्योरिटी। तो एनरी फॉयल का मानना था कि हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, दैट इज टर्मिनेशन या फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स अफेक्ट द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉय। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
आपका हाई एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं होना चाहिए। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब एम्प्लॉय शुड नॉट बी डन ऑन एन फ्रीक्वेंट बेसिस कि लाइक आपके एम्प्लॉयज आपको छोड़ के जा रहे हैं एक आध दो महीने में, और दूसरे फिर वो एक आध दो महीने के बाद वो छोड़ के जा रहे हैं, फिर आप नए एम्प्लॉयज ले रहे हो। द टर्मिनेशन शुड नॉट बी देयर फॉर एनी रीजन। हाँ, अगर कोई बड़ा रीजन है देन यू कैन टर्मिनेट द एम्प्लॉयज, बट हाई एम्प्लॉय टर्नओवर दैट इज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द एम्प्लॉय हैज टू बी एट द मिनिमम लेवल। या आप अपने एम्प्लॉयज को फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करते हो डिपार्टमेंट वाइज। समझो कोई मिस्टर ए है, इज वर्किंग इन 2 months you transfer it to the marketing department, after 2 months you transfer it to the purchase department. This should not be done because it would affect the efficiency and effectiveness of the employees in the organization. जब तक वो लर्न करेगा उस डिपार्टमेंट के बारे में, आपका ट्रांसफर ऑर्डर आ जाएगा। तो हेनरी फॉयल का मानना था कि देयर शुड बी अ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, दैट इज अ जॉब सिक्योरिटी हमेशा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। The management should assure the employees about the stability of tenure or the job securities. अगर आपको कोई बंदा ट्रांसफर करना ही है तो एटलीस्ट गिव हिम अ टाइम फॉर 2 years 3 years in the same department, then you can transfer it to the other department depending upon his performance and depending upon his abilities and capabilities. But frequent transfers or high employee turnover, entry and exit of the employees is very easy, इज नॉट अलाउड बिकॉज ये आपके कंपनी को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं करेगा। तो एनी फॉयल का मानना था कि जॉब सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर शुड बी देयर फॉर द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज एम्प्लॉयज आर द असेट्स। जो पुराने एम्प्लॉयज होंगे वो कंपनी के असेट्स प्रूफ होंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 10, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल। मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, आप नोट डाउन करके रख सकते हो। इन सिंपल वर्ड, ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एंड सेल्फ लास्ट इज अ प्रिंसिपल। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। जब भी आप काम करने जाओगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन का काम हमेशा पहले रखना चाहिए और खुद का काम या खुद का इंटरेस्ट हमेशा लास्ट में रखना चाहिए। के अंदर हेनरी फॉयल का मानना था कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन द लेस इंपॉर्टेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपका इंटरेस्ट, आपका बेनिफिट बाद में होना चाहिए, पहले आप ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन का काम पहले कंप्लीट करो, देन ऑन। याद रखना, जब भी आप जॉब करने जाओगे, योर ऑर्गेनाइजेशन शुड कम फर्स्ट एंड देन you can keep yourself last. So organization first, self last is a rule. Subordination of individual interest than the general interest. Next point आता है point number 11, that is centralization. मतलब होगा कि concentration of powers and authorities in one hand or few hands for taking decision. Of course है कि आप अपने सारे पावर्स या अथॉरिटी आप सारे लोगों में बांट नहीं दोगे। ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स है, ऐसे कुछ आपके डिसीजन मेकिंग मैटर्स रहेंगे जो आप दे शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू हैंड that are responsible of taking decision by only 1 or 2 or 3 person. आप सारे लोगों को डिसीजन देने के लिए अलाउड नहीं कर सकते हो। जैसे कैप्टन हैज अ पावर एंड अथॉरिटी फॉर टेकिंग द डिसीजन रिगार्डिंग द टीम, कौन सा बैट्समैन जाएगा, कौन, तो पूरा सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रहता है कैप्टन के हाथ में। ठीक उसी तरह कंपनी के अंदर भी powers and authority should be concentrated in one hand or few hands for taking the decision for the betterment of company. But Henry Ford was in the view, if the size of the organization is large, then there can be decentralization of power or the authority. अगर of course ये बात है, आपके ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, आप वेरियस मोड ऑफ ग्रोथ फेज में हो, आप नए नए एरियाज में जा रहे हो, आप एक्सपांड कर रहे हो, then you can decentralize some of the powers or the authority to someone else who can think on the organizational objective. जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, आप ये एग्जांपल अपने पेपर में, अपने एग्जाम्स में लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल इन डीमार्ट रिटेल स्टोर, ऑफकोर्स ये बात है, हम लोग को सबको पता है डीमार्ट क्या है। फाइनेंस और मार्केटिंग इज सेंट्रलाइज्ड। फाइनेंस एंड मार्केटिंग डीमार्ट वाला पूरे सारे स्टोर्स का एक जैसा करता है, सारे स्टोर्स का फाइनेंस वो एक अकेला कुछ डिपार्टमेंट ही करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फाइनेंस डिपार्टमेंट। बट वेयर एज हायरिंग ऑफ द एम्प्लॉयज इज डिसेंट्रलाइज। अगर समझो कहीं एक ब्रांच, डीमार्ट ब्रांच के अंदर किसी एक एम्प्लॉय की जरूरत है,
है, किसी को एम्प्लॉय पे रखना, किसी को एम्प्लॉयमेंट देना, वो डिसेंट्रलाइज होता है, वो ब्रांच अपने आप सोच सकता है. बट वेर एज फाइनेंस एंड मार्केट इज सेंट्रलाइज, बट वेर एज हायरिंग ऑफ द एम्प्लॉय इज डिसेंट्रलाइज, दैट इज कंट्रोल इज गिवन टू द लोकल स्टोर्स. वैसे ही ठीक आप मैकडी जाते हो, मैकडी के सारे मेन्यूज डिफरेंट ब्रांचेस ओवर डिफरेंट आउटलेट सारे सेम रहते हैं, उनके इंटीरियर सेम होते हैं, उनके मेन्यू सेम होते हैं, उनके ड्रेसेस सेम होते हैं. क्यों? क्योंकि ये सेंट्रलाइज डिसीजन है. बट वेर एज हायरिंग ऑफ ए एम्प्लॉय, आपने कभी देखा रहेगा मैकडी या डोमिनोज के बाहर बैनर लगा हुआ रहता है, रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्स बॉय और सेल्स गर्ल और ब्रांच मैनेजर. ये जो है हायरिंग ऑफ द एम्प्लॉयज इज अ डिसेंट्रलाइज, मतलब वो लोग ब्रांच वाले लोकल स्टोर्स अपना डिसीजन ले सकते हैं. दो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. पॉइंट 12 आता है इक्विटी. इक्विटी क्या है? कंपनी all the employees in the organization should be treated equally with respect to work assigned, salary. Just अगर आप अपनी कंपनी चला रहे हो, अगर आप डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम कर रहे हो, तो सारे एम्प्लॉयज की सैलरी सेम होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कोई अगर एक मैनेजर है, उनको सैलरी कम दे रहे हो, किसी और को सेम लेवल वर्किंग इन द सेम लेवल विद सेम कैपेबिलिटी सेम क्वालिफिकेशन आप उसको हायर दे रहे हो. नहीं. if you are hiring someone at a lower level of management, the salary has to be same. If you are hiring at a middle level management, the responsibilities, the work assigned, the salary has to be same. तो यहाँ पे all the employees in the organization should be treated equally for all the matters of the company, whether it is an salary, whether it is work assigned, whether it is performance, whether it is opportunities, whether it गिवन टू देम, अथॉरिटी गिवन टू देम. सारे चीजों के अंदर सारे चीज इक्वल होने चाहिए. इक्वालिटी और इक्विटी इज अ प्रिंसिपल मैनेजमेंट. नेक्स्ट आता है दैट इज पॉइंट नंबर 13, एस्पिरिट द कॉर्प्स. इसका मतलब होगा टीम स्पिरिट. हेनरी फॉयल का मानना था कि एस्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब है यूनियन इज स्ट्रेंथ. तो हेनरी फॉयल क्या कहते थे? हेनरी फॉयल हैज गिवन एन एम्फसाइजेस ऑन टीम वर्क, team spirit that will build harmony and mutual trust among employees. मैनेजर का काम है कि वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर टीम वर्क लेके आए, टीम स्पिरिट लेके आए, सो दैट दे कैन बिल्ड हार्मनी, एक दूसरे पे भरोसा कर सके, एक दूसरे के साथ काम कर सके. और डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव जब अचीव होंगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होते हैं. तो हेनरी फॉयल का मानना था जब सारे लोग एक काम करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इन द टाइम्स ऑफ द प्रॉब्लम, तो सॉल्यूशन बहुत इजीली मिलता है. दैट इज अ रीजन has given and emphasizes that union is strength. Teamwork needs to be there in every department, in every organization. Now let's move on to the point number 14, that is order. यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है सिस्टमैटिक. तो हेनरी फॉयल का मानना था कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद द अरेंजमेंट ऑफ मैन, मनी, मशीन्स और मटेरियल. मतलब जो एम्प्लॉइज है, जो मशीन्स है, जो मटेरियल है, जो पैसे है, वो उनके लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, उनके लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आज एक एम्प्लॉय आपके एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बैठा है, कल उसको कोई जगह नहीं मिली तो कोई और डिपार्टमेंट में जाके बैठ, जेरोक्स की मशीन्स है या टी कॉफी मशीन्स है, वो कहीं एक जगह पे पड़ी है, कल कहीं और जगह पे पड़ी रहेगी. नो, दिस शुड नॉट बी देयर. अकॉर्डिंग टू द हेनरी फॉयल, there should be a place for everything, and everything in its place is the basic fundamental requirement for the principle of order, that is the 14 principles of management. का जो last point है उसका सब important purpose है a place for everything and everything in its place. मतलब हर चीज के लिए प्रॉपर जगह रखो और सारी चीज पर्टिकुलर प्लेस पे हमेशा होनी चाहिए. अगर आपको कोई चेंजेस करना है, see to it that you are making changes according to the requirement of the particular office or department or the organization. अगर ये होगा तो एम्प्लॉयज को पता है क्या करना है, मशीन्स कहाँ है, मटेरियल्स कहाँ है, एम्प्लॉयज कहाँ बैठे हैं. मैनेजर्स को अगर किसी को
in which cubicle Mr. A, Mr. B or Mr. C as a manager is sitting, so they can directly contact them. आपको पता है जेरोक्स मशीन कहाँ पे है, आपको पता है कैफेटेरिया कहाँ पे है, आपको पता है कैंटीन फैसिलिटीज कहाँ पे है, तो सारी चीजें अपनी जगह पे रहनी चाहिए और हर चीज के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए। जैसे रिसेप्शन काउंटर हैज टू बी देयर इन एवरी ऑफिस। विजिटर आता है तो उनको पता हो कि कहाँ कांटेक्ट करना है, किसको कांटेक्ट करना है। तो दैट इज द मेन फंडामेंटल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। आपके 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे, स्टार्टिंग विद स्केलर चेन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, centralization needs to be there, but some powers can be decentralized depending upon the size of the company. E1 was equity, E2 is SP de crops, that is our union is strength, and O stands for order. तो guys, ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, या तो फिर आप हमारे ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज, इंस्टा पेज या हमारे टेलीग्राम पेज कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तब तक वीडियो देखते रहिए, लर्न करते रहिए। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।